दीर्घ निकाय में 24, महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसायों की जानकारी मिलती है। ये आपके हो गया। ध्यान रखना मौर्योत्तर काल जो ना, अभी आपने देखा उत्तर भारत, एकदम दक्षिण कहाँ देखा, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा कहाँ पड़ा, ये वो आपका पढ़ेंगे दक्षिण भारत, यानी मौर्योत्तर काल का ही पार्ट है ये संगम काल। अब ये संगम काल को आपको इस तरह से समझना है कि दक्षिण भारत में जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है ना, दक्षिण भारत की जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो हमें संगम से प्राप्त हो रही है। संगम क्या है? तमिल कवियों का संगतवा सम्मेलन। दक्षिण में 3 राज्य थे, दक्षिण में यहाँ 3 राज्य थे, चेर, चोल और पांडे। अब जो पांडे थे ना, इनकी राजधानी थी मदुरई। मदुरई के अंदर इन्होंने क्या किया, तमिल कवियों का सम्मेलन बुलाए, 3 सम्मेलन बुलाए, ठीक है, मदुरई में। लेकिन पहले सम्मेलन के बाद आ गई वहां बाढ़। तो पहला तो हो गया मदुरई में, लेकिन दूसरा कहां हो गया, मदुरई में न होकर अन्य स्थान पर अलेवकपाटपुरम में, वापस मदुरई में। तो ये मदुरई में इन्होंने क्या किए, 3 संगम आयोजित करवाए पांड्यों ने, 3 संगम। और संगम जो है, इसका अर्थ हमने क्या देखा, तमिल कवियों का सम्मेलन। तमिल कवियों का सम्मेलन एक साहित्यिक सम्मेलन था। ये 3 सम्मेलन हुए, सम्मेलन हुआ, किताबें लिखी गई। पहले संगम में बाढ़ आ गई, किताबें लिख तो दी गई, लेकिन वो सब बाढ़ में नष्ट हो गई। ठीक है, तो कितने संगम हुए, 3। पहले संगम में अगस्त्य जो ऋषि थे ये अध्यक्ष रहे। और स्थान क्या था, स्थान तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको, मदुरई। दूसरा संगम जो है ना, ये अगस्त्य ऋषि के चेले आए, वो है अपने तोलकापियर। इसमें एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम ही तोलकापियर की तोलकापियम है, एक व्याकरण ग्रंथ था। और ये जो तोलकापियर है ना, ये जो दूसरा संगम में, ये चूंकि पहले में बाढ़ आ गई, तो दूसरा कहां हुआ, अलेव में, जिसको कपाटपुरम भी कहते हैं। और तीसरा संगम वापिस कहां होना है, मदुरई में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब तो बाढ़ छट गई ना। पहला तीसरा मदुरई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, देखो नक्की हो गया काम, नक्कीर ने। तो ये संगम की थोड़ी जानकारी है कि तमिल कवियों का संगतवा सम्मेलन है, और पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये हुआ था, और साहित्यिक परिषद थी ये, और मदुरई में ये आयोजित होने थे, लेकिन पहला और तीसरा ही मदुरई में हुआ, क्योंकि दूसरे में आ गई बाढ़। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चोर, चेल, पांडे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल में 3 कहते हैं थोड़े टेढ़े टॉपिक हैं। एक तो पाषाण काल है, जिसको हमने लिख के याद किया, एक ये संगम काल है, एक पूर्व मध्य काल आएगा। ठीक है, मध्य काल इजी है, आधुनिक भी इजी है, वर्ल्ड भी इजी है। प्राचीन काल ही मानते थोड़ा कठिन है। अब बाकी सबकी बाकी अलग अलग सोच है, जिसने जो नहीं पढ़ा ना ज्यादा, उसके लिए कठिन है वैसे तो। आज विंसेंट स्मिथ कहते हैं, इतिहासकारों ने मानो दक्षिण का इतिहास ऐसे इतिहास लिखा है, तो इतिहासकारों ने ऐसा इतिहास लिखा है कि उत्तर का इतिहास लिखे, दक्षिण का इतिहास ही नहीं। कुतुब मीनार को महत्व दिया जा रहा है, क्या है कुतुब मीनार में, कभी देख के आओ, कुछ नहीं, बकवास। आप दक्षिण भारत के मंदिर देख के आओ ना, पता चलेगा आपको क्या आर्किटेक्चर होता है ना। एक नरसिंह वर्मन एक राजा थे दक्षिण भारत में, पल्लव राजा, रथ मंदिर बनाए, पूरे पहाड़ की कटिंग करके रथ बने हुए। ठीक है, 7 मंदिर है कंप्लीट, एक अधूरा है, सप्तपेगोड़ा कहते हैं। सूर्य की किरणें जैसे जैसे पड़ती है ना, वैसे वैसे एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो, इतने बजकर इतने मिनट हुए। पढ़ने वाला चाहिए, बताओ है क्या ऐसा कुछ, क्या बनाया है इन्होंने, क्या है कुतुब मीनार में ऐसा। मतलब बता रहा हूं मैं, नॉर्थ की इमारतों को हमने इतना महत्व दिया, साउथ की इमारतों को नहीं दी, जबकि साउथ की इमारतें में कलाकृति देखो आप, बहुत ही शानदार। तो इन्होंने बात सही की स्मिथ ने, इतिहासकारों ने मानो ऐसा इतिहास लिखा कि जैसे दक्षिण का तो इतिहास ही नहीं है। सुदूर दक्षिण, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उसकी जानकारी कहां से मिलती है, संगम साहित्य से मिलती है। संगम का अर्थ मैंने आपको बताया, तमिल कवियों का संघ अथवा सम्मेलन, जो संभवतः किसी सामंत या राजा के संरक्षण में होते। राजा मैंने बताए थे, पांड्य राजा थे, और राजधानी उनकी क्या बताई, मदुरई। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 7वीं शताब्दी में शैव संत
तिरुनाबकरुक्षु, जिसका नाम अपार भी है। अपार भी पीछे आया तो मैंने कहा भी था मैं अपार पूछूं। कब आया अपार का नाम? अभी मैंने बताया था, मैंने कहा अपार नाम आएगा, आगे भी पूछूंगा। हाँ ये पूछेंगे, ये तो याद थी। नैनारों के संत थे ना, तिरुमंगई पेरियर, ये अपने सुंदर मूर्ति नान समंदर, अपार सुंदर मूर्ति नान समंदर, ये शिव संत है। तो यही तो लिखा हुआ देखो, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम का शब्द का प्रयोग 7वीं शताब्दी में शिव संत नैनार तिरुनाबकरुषु इसका नाम है, और थोड़ा इजी नाम है तो वो अपार है। तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो अगपुरुल देता है। संगम शब्द का उपयोग तो किया, अपार ने तीनों संगम की जानकारी दी अगपुरुल ने। संगम का अर्थ क्या है? तमिल कवियों का संगत अथवा सम्मेलन, ठीक है। मेडहाले ने इसको आधुनिक अकादमी का नाम दिया, आधुनिक अकादमी। और कितने संगम हुए? 3 है। पहला तीसरा मदुरई में, बीच वाला लेव कपाटपुरम में। पहला अध्यक्ष अगस्त्य, दूसरा में तोलकापियर, और तीसरे में नक्की हो गया काम, नक्की, ठीक है। और शब्द का प्रयोग तो किसने किया? अपार ने तीनों संगमों की जानकारी देता है अगपुरुल। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े आएंगे भाई, दक्षिण का ही। अशोक का दूसरा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके अलावा इंडिका है, ये इंडिया नहीं, इंडिका है, कात्यायन है। ये इनकी 3 वंशों की जानकारी देते हैं, चोल, चेर और पांडे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चेरपदा राजवंश की जानकारी मिलती है। चेरपदा मतलब चेर, 3 राजवंश में से एक की जानकारी मिल गई ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण की कोई बात याद है कि किसी को? देखो पूछते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की। अब पुराना हो गया तो ऐसे लग रहा है कि वो अब नया हो गया, वो नहीं। हाँ, किसकी? एक अभिषेक की चर्चा उसमें नहीं मिलती, राज्याभिषेक शतपथ में ये जानकारी मिलती है। ऐत्रेय में तो एक तो उत्तर का राजा, दक्षिण का राजा, पूर्व पश्चिम का राजा क्या कहलाता था, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये जानकारी मिलती है। और शून्य शेष की कथा भी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण में। समुद्र पर्यंत राजा को एकराट कहा जाता है, ये भी ऐत्रेय ब्राह्मण में जानकारी मिलती है। तमिल परंपरा से 3 साहित्यिक परिषदों की जानकारी मिलती है। ये कहाँ हुई? पांडे राजाओं के संरक्षण में हुई थी। इनकी भाषा देखो क्या, तमिल भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ध्यान रखना, भारत की प्राचीनतम लिपि जो ब्राह्मी लिपि ही है, प्राचीनतम लिपि। और जो अरामाइक लिपि है ये उत्तर पश्चिम से आई थी। अरामाइक का सुधार ही खरोष्टी था। और एक विदेशियों की जो लिपि है, ग्रीक लिपि है। और एक लिपि मैंने बताई भारत की लिपि है, प्राचीनतम लिपि है। चारों लिपियों की जानकारी कहाँ मिलती है? अशोक के अभिलेखों में चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, वृद्ध अभिलेखों में तो चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन स्तंभ लेख में केवल एक लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी का। तो आ जाओ आगे। अब ये संगम का टाइम पीरियड क्या था? इसमें नीलकंठ शास्त्री जी एकदम सही बात कह रहे हैं कि भाई 100 से 300 ईस्वी के बीच का काल, मौर्य काल देखते हैं, इसी के बीच में है ना, 100 से 300। अयंगर दीक्षित कह रहे 500। रामशरण शर्मा कह रहे 300-600। सुब्रमण्यम कहते हैं 300। तो क्या क्या बताया? अयंगर दीक्षित ने तो कहा 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। फिर तो गुप्त काल आ जाएगा 500 ईस्वी, तो इनका तो विचार अयंगर दीक्षित का तो गलत है। नीलकंठ शास्त्री ने कहा 100-300, रामशरण शर्मा ने 300-600, और सुब्रमण्यम ने कहा 300-300। क्या क्या कहा देखो? 500 किसने कहा? अयंगर दीक्षित, ठीक है। सबसे सही रामशरण, इसने नीलकंठ ने कहा 100-300, रामशरण ने 300-600, और 300-300 किसने कहा? सुब्रमण्यम ने कहा। बाजो एक एक संगम पे आते हैं। आयोजन स्थल हुआ मदुरई में। पहला संगम कहाँ हुआ? मदुरई में, जो अब समुद्र में विलीन हो गया। मतलब जब संगम आयोजित कर दिया उसके बाद वो विलीन हो गया समुद्र में। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। अब आप इसको इस तरह से समझे, दक्षिण के जो लोग थे ना, वहां ना तो कोई जाति व्यवस्था, ना कोई वर्ण व्यवस्था, ना कोई धर्म, कुछ भी नहीं था। अगस्त्य ऋषि गए और स्थानीय लोगों को, कुछ को शूद्र बना लिया, कुछ अपने साथ के लोग थे वो ब्राह्मण बन गए,
कुछ जो वहां उच्च लोग थे, मान लो राजा, और उनको ब्राह्मण बना दिया। तो ब्राह्मण और शूद्र दो ही वर्ग थे वहां दक्षिण भारत में। बीच के जो वर्ण व्यवस्था में दो क्षत्रिय और वैश्य नहीं थे। अगर ये होते तो ब्राह्मण के द्वारा किया गया कर्मकांड था ना, उसको रोकने का प्रयास करते, उनके जो रीति रिवाजों से, रीति रिवाजों और आडंबरों को रोकने का प्रयास करते, लेकिन बीच वाले वर्ग तो है नहीं, विरोध करने वाले है नहीं। इसीलिए है ना, अगर आप आधुनिक भारत में देखो तो जातीय आंदोलन जो है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ हुए? दक्षिण भारत में। इसीलिए तो हुए दक्षिण भारत में, इसलिए हुए जातीय आंदोलन क्योंकि शूद्रों की स्थिति बहुत खराब होगी, क्योंकि विरोध करने वाले बीच वाले वर्ग थे नहीं। विरोध करते तो इन पर कंट्रोल होता तो उनकी स्थिति थोड़ी ऊपर होती। ऐसी स्थिति है, ब्राह्मणों के घर के आगे से शूद्र निकलते हैं ना, चप्पलें सर पे लेके निकलना पड़ता है। आज की बात बता रहा हूं, अभी भी। तो आप इसको इस तरह से समझे, अगस्त्य ऋषि जब दक्षिण में गए ना, तो इन्होंने क्या किया कि शूद्र जो है, स्थानीय लोगों को, गरीबों को शूद्र बना लिया, कुछ उच्च वर्ग थे उनको ब्राह्मण बना लिया, बीच वाले वर्ग यानी वर्ण दो, क्षत्रिय वैश्य थे ही नहीं। आपने नाम सुना है अंबेडकर का? महाराष्ट्र दक्षिणी है, ठीक है। और अपने ज्योतिबा फुल्ले दक्षिण है। जितने भी जातीय आंदोलन हुए ना, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा उत्तर में नहीं हुए, लेकिन अधिकतर जो है ना दक्षिण में होने का कारण ये था। तो यहां से आया ये कारण। वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था जब चारों वर्ण हो गए तभी तो वर्ण व्यवस्था होगी ना। दो ही वर्ण तो गायब हो गए, तो बीच में जो है, यानी ब्राह्मणों को विशेषाधिकार बहुत ज्यादा मिल गया। इससे क्या हुआ? शूद्रों की स्थिति में और गिरावट आई। एक फिल्म है शूद्राज, देखना, उसमें भी जो दिखाया गया ना, वो दक्षिण भारत का ही वो दिखाया हुआ सारा सिस्टम, क्योंकि वहीं ज्यादा है कट्टरता। वहां के देखो बड़े बड़े मंदिर, बड़े पंडे को लगा के रखते हैं, बहुत पूजा पाठी जैसे दिखाते हैं। वो कर्मकांड मतलब ज्यादा है वहां, यहाँ इतना कर्मकांड नहीं है। और सिस्टम की बात करूं तो देखो, जैसी भौगोलिक स्थिति होगी ना, वैसे खान पान हो जाएगा। उत्तर भारत में जो मांस भक्षण को थोड़ा बुरा मानते हैं, जबकि दक्षिण भारत में मंदिरों के अंदर बनते हैं। मछली सेवन तो नॉर्मल बात है, सब खाते हैं वो। हाँ, वो तो खा दे ना, चावल मछली तो है ही। हाँ, मतलब नाम बदल दिया, उसको वेजिटेरियन कर दिया। जल तोड़ू नाम देके। तो देखो, पहला संगम अध्यक्ष है अगस्त्य ऋषि। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय इनको जाता है, अगस्त्य ऋषि। अगला संगम कहाँ हुआ? अलेव या कपाटपुरम में। और अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य के चेले हैं तोलकापीर, उन्होंने अध्यक्षता कर दी। इस संगम की सभी रचनाएं नष्ट हो गई, लेकिन एकमात्र बची तोलकापियम। पहले में तो एक भी नहीं बची, दूसरे में केवल एक बची, तोलकापियम। अब देखो समस्या क्या थी, भारत का ज्ञान जो है ना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे आगे था, और हो सकता है कि भविष्य के अंदर फिर से सुपर पावर बने, क्योंकि जो ज्ञान है वही आगे बढ़ेगा। भारत का ज्ञान नष्ट कैसे हुआ? विदेशी हमलावर आते थे, हमने ज्ञान कैसे संजोए हुए था? श्रवण मनन प्रक्रिया चलती थी, ये हमारी एक बहुत बुरी आदत थी। हमने क्या, मेरे को ज्ञान है ना, मैंने आपको याद करा दिया। अब 100% मुझे, आपको कितना परसेंट याद होगा? अधिक से अधिक 10% याद कराया तो मैंने, जब तक आपके पास ये नहीं होगा। आपने आगे कितना दिया? फिर 1%। इस तरह से ज्ञान एक तो नष्ट हुआ। फिर जो लिखा गया ना, ताड़ के पत्तों पे, छाल पे, दीवारों पे, वो ज्ञान वैसे ही नष्ट हो गया। पेपर थे नहीं, क्योंकि पेपर जो पहली बार जो है ना, जो कागज, वो 13वीं शताब्दी में आए। और कागज नहीं होगा तो क्रांति आएगी नहीं। आप देखो, कागज नहीं हो तो आप देख लो ज्ञान क्या है। एक केवल हिस्ट्री है, वो कल टॉपिक क्या पढ़ा आज पूछ लो तो साफ है। तो श्रवण मनन प्रक्रिया कितनी चलेगी, दिमाग तो वही उस समय ये था, राज भी यही था। और फिर विदेशी हमलावर आए, तो जो सोर्सेज इनके पास थोड़ा बहुत जहां जहां लिखे हुए थे, वो उनको नाश कर दिए। फिर बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, तक्षशिला, वहां ज्ञान भरा पड़ा था, उनको जला दिए, खत्म ही कर दिया। तो फिर आप जो है ना, ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये मैंने आविष्कार किए, जबकि आविष्कार सारे जो है ना, दुनिया के सारे आविष्कार पहले ही हम कर चुके हैं। गुप्त काल के अंदर हमने ये कह दिया, पंचमहाभूत थे, पंचमहाभूत मिलते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। पंचमहाभूत, जिसको अब आप क्या कह रहे हो, परमाणु कह रहे हो, एटम कह रहे हो, हमने बता रखा है पहले ही। तो बहुत बाद में जाके उन्होंने खोजी की, हमने पहले ही कर ली सारी खोज। लेकिन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्स है नहीं। और फिर भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस।
वो पावरफुल है, वो जो कहे मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनको उससे क्या चाहिए, पहले तो पैसे उधार चाहिए थे, अब तो हमने ठीक है चुकता कर दिए, तो उनकी माननी पड़ेगी। तो तोलकापियम, ये ध्यान रखना, एक तो व्याकरण ग्रंथ है और इसमें विवाह के 8 प्रकार है। विवाह के 8 प्रकार है इसमें। अब तीसरा संगम जो है, इस पे हम बात करें, इसका आयोजन स्थल इसका भी मदुरई में होना है। पहला मदुरई, तीसरा मदुरई, बीच वाला अलेविया कपाटपुरम में। इसके अध्यक्ष कौन है? नकीर। तीनों के अध्यक्ष बोलो देखें। अगस्त्य, तोलकापियम और ये नकीर। तीसरे संगम में रचित 8 संग्रह ग्रंथ, मतलब 8 किताबों का संग्रह, इसको नाम दिया एतुतोके या एतुतोगई। एक ही बात है। एतुतोके क्या है? 8 किताबों का जो संग्रह है उनको कहते हैं। इनमें 2 प्रमुख किताबें एहनानुरू मुरनानुरू है। क्या इन किताबों के नाम पहले भी आए हैं? आए हैं तो बोलो देखें। बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण जीता था, उसकी जानकारी इन्हीं पुस्तकों से मिलती है। हाँ, एहनानुरू की रचना मामलुनार ने की थी और मुरनानुरू की रचना जो है नच्चीरा विकनीर ने की थी। और अब आते हैं साहित्य का विभाजन। एक तो आपने देख लिया, देखो संगम का अर्थ बता दोगे, तमिल कवियों का संघ सम्मेलन। भाषा बता दोगे, तमिल। लिपि बता दोगे, ब्राह्मी। ठीक है। पहले प्रयोग किसने किया था? अपार ने। तीनों संगम की जानकारी कौन देता है? अग्रपुरुष देता है। चेर चोल पांडे की जानकारी कहां से मिलती है? अशोक के विलेख से, दूसरे से। ठीक है। कात्यायन जानकारी देता है, खारवेल जानकारी देता है, यहाँ से जानकारी के स्रोत हो गए। चेरपता जानकारी मिलती है, उपनिषद से जानकारी मिलती है। संगम कितने हुए? 3। पहला तीसरा कौन है? मदुरई किसकी राजधानी है? पांडु की। ठीक है। पहले में अध्यक्ष अगस्त्य, किताब कोई मिली नहीं। दूसरे में तोलकापियर के तोलकापियम, व्याकरण ग्रंथ और 8 विभाग। और तीसरे में वो 8 बुक्स मिली, जिसमें एहनानुरू मुरनानुरू ये प्रमुख किताबें हैं। और आते हैं अगमपुरम। अगमपुरम देखो, ऐसे अगम, ऐसे अंतरंग, मतलब अंदर की जानकारी, यानी अंदर यानी प्रेम संबंधी जानकारी मिलती है। ये याद रह जाएगा, ऐसे अगम, ऐसे अंतरंग यानी प्रेम संबंधी। पुरम, पुर मतलब क्या होता है? पुर मतलब किला। किले में कौन रहता है? राजा। तो राजा की प्रशंसा की जानकारी इसमें मिलती है, राजा की प्रशंसा से संबंधित कविताएं। अगम और पुरम। अब आते साहित्य का क्षेत्रीय विभाजन। आप देखते हैं साहित्य का क्षेत्रीय विभाजन, साहित्य का क्षेत्रीय विभाजन। तो क्षेत्रीय विभाजन में आप देखें, सबसे पहले तो हाँ, कुरंजी। आप ऐसे याद रखें, एक अपने राजस्थान में गीत भी तो है कुर्जा, है ना? वो क्या है? अपने विरह गीत है। तो कुर्जा एक पक्षी है, उस पक्षी को देख के तो गाया जाता है ना। तो पक्षी कहाँ रहता है? पर्वत में, वन में, याद रह जाएगा। पक्षी कहाँ रहता है? कुर्जा, याद रख लो, पर्वत वन। कुरंजी, पर्वत वन। पल्ले ऐसे याद करो जहां कुछ पलता नहीं है। निर्जन स्तन है, जहां ना कोई रहता ना कुछ पलता है, शुष्क क्षेत्र है। 2। तीसरा ऐसे याद रखो, मुल्ले। मुल्ला जी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, ऐसे याद कर लो। दाढ़ी जंगल चारा का याद कर लो। ठीक है। मरु में दम है। मरु में दम है मतलब जमीन उपजाऊ है। मरु में दम है। कृषि के लिए जूता मैदान। नेतल, तल से तट, समुद्र तट। नेतल, तल से तट। आ गया वो। तीसरे प्रकार के साहित्य का प्रथम ग्रंथ है शीलपादिकारम। अब आओ शीलपादिकारम, ये कहानी है पूरी, मैं आपको बताता हूँ। इसके लेखक याद करो कौन है? इलंगोवादिगल। शीलपादिकारम, इलंगोवादिगल। ये कहानी कुछ इस तरह से है। इस कहानी से संबंधित जानकारी भी आपसे पूछते हैं। तो ये शीलपादिकारम, ये शीलपादिकारम जो कहानी है, इसमें क्या जानकारी मिलती है कि भाई एक व्यापारी है, नाम है कोवलन। कोवलन। कोवलन नामक एक व्यापारी है, और उसकी ये पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है? ये पत्नी है कनक। और ये नर्तकी है, जिसके चक्कर में आ गई ये रही।
माधवी। जीवन बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट जीवन में करने लग जाता है ना। इसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसको क्या हुआ, ये नाच गाना करती थी, वहां चला गया, प्रेम हो गया दोनों को आपस में, जो कुछ था वो सब उस पर लुटा दिया, उड़ा दिया। कंगाल। ये जो पत्नी है इसकी, ये इसको कहती है कि भोजन नहीं है घर पे, तो तू जा, ये मेरी ले जा पायल। पायल को कहते हैं नुपुर, तो ये नुपुर की कहानी है। पायल ले जा और जाके बेच, और आज की रोटी की तो व्यवस्था कर। ये कोलन का क्या करता है, मार्केट में जाता है, पायल बेचने चला जाता है, वहां सुनार की दुकान पे चला जाता है। सुनार को कहता है कि भाई पायल ले लो। सुनार कहता है अभी लाता हूँ घर से, घर पे है पैसे क्योंकि महंगी है पायल, तो यहीं रुक। राजा जी को बुला के ले आता है सैनिक साथ में, कि राजा जी देखो पायल यही है ना, रानी जी की जो खोई थी, हाँ यही है, ले जाओ इसको। उसको पकड़ के ले जाते हैं, और बेचारे को बिना कुछ पूछे तचे उसको सीधी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। किसको? कोवलन को। और अगले दिन झाड़ू लगाते हुए पायल रानी की बेड के नीचे से निकलेगी, मतलब पायल मिलेगी। फिर अब उसको जो है राजा को पश्चाताप हुआ। राजा का नाम है नेदुंजेलियन। राजा ने कहा ये तो गड़बड़ होगी, ये आई पत्नी इसकी, ये देखो ऐसा कर रही है ना, ये उसको दे दी शाप। ये फिल्म भी है इस पे एक बायोग्राफी। ये उसको श्राप दे देती राजा को, तू भी मरेगा, तेरी पूरी जनता मरेगी और तेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ, राजा ने कर ली सुसाइड और राज्य राजा का समाप्त हो गया। ये कहानी इसमें मिलती है, शीलपादिकारम, जिसके लेखक है इलंगो वदिगल। इसमें कन्नगी की दुर्भाग्य गाथा, देखो लिखा है नाचने वाली से हुआ बायोग्राफी, नाचने वाली से इसका प्रेम हो गया, कन्नगी के पति को प्यार हुआ, ऐसा नाचने वाली से कन्नगी ने पूरा मदुरा शहर को आग लगा दी, मतलब श्राप दे दी। आग तो क्या लगा दी, वो एक श्राप से जो है उसके देहांत हो गया। ये कहानी मिलती है। शीलपादिकारम याद रखना, इलंगो वदिगल। शीलपादिकारम नाम टेढ़े हैं, शीलपादिकारम इलंगो वदिगल। इसकी दुर्भाग्य गाथा है। कन्नगी का क्या दोष बेचारी का, पहले पति को लेगी माधवी, फिर वो ले गया राजा, तो इस दुर्भाग्य गाथा तो किसकी हुई? इस कन्नगी की हुई। नेक्स्ट एक और कहानी और बता देता हूँ आज। तो ये है अपने नेक्स्ट मणिमेखली। कितने किरदार थे? एक तो कोवलन, कोवलन की पत्नी का नाम क्या था, और प्रेमिका का नाम क्या था? इन दोनों से उत्पन्न जो पुत्री है ना, वो है मणिमेखली। ठीक है, जो प्रेमिका थी ना कोवलन की, उससे जो उत्पन्न पुत्री थी उसका नाम है मणिमेखली, मणियों युक्त कंगन। और वो थी नुपुर की कहानी। नुपुर मतलब पायल की जो कहानी थी, पायल ही बेचने गया था, भी सारा झंझट हुआ। झंझट तो हालांकि उस आदमी ने खुद पैदा किया था। तो ये मणिमेखली जो है ना, इनकी पुत्री जो है, किसकी पुत्री? कोवलन और माधवी की पुत्री। ये राजा है जिसका नाम है उदय कुमारन, नाम है उदय। इसका इससे प्रेम प्रसंग हो जाता है, लेकिन इसका मोहभंग हो जाता है, प्रेम शेर घर शेर। फिर इसने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो मणिमेखली की दुर्भाग्य का था। लेखक कौन है? मणि देखते ही नारी शीतल हो जाती, शीतले सतनार, याद रख लेना। मणिमेखली, शीतले सतनार, और इससे पहले शीलपादिकारम इलंगोवादिकल। शीलपादिकारम इलंगोवादिकल, ठीक है, ये दो किताबें ये होगी। इससे पहले साहित्य क्षेत्रीय विभाजन में बताया, मरुदम उपजाऊ भूमि, ठीक है, नेतल तल तट समुद्र तट है, कुरंजी कुरंजा पक्षी पर्वत वन में रहता है, ठीक है। और एक हो गया पल्ले, जहाँ कुछ पलता नहीं है, मूल्य चारागाह क्षेत्र हो गया। इससे पहले अगमपुरम बताया मैंने, अगम अंतरंग प्रेम संबंधी, पुरम पुर यानी राजा की प्रशंसा होगी। इससे पहले हमने देखा हेतुत्व के 8 किताबें थी, एनानुरु मुरनानुरु प्रमुख थी उसमें, ठीक है। फिर हम गए सेकंड में, तोलकापियर की तोलकापियम व्याकरण ग्रंथ था, 8 विवाहों के प्रकार थे। फिर हमने देखा कि पहले में तो कोई किताब थी नहीं, 3 संगम हुए, मदुरई अलेव कपाटपुरम मदुरई, पहला तीसरा मदुरई में, बीच अलेव कपाटपुरम, अगस्त्य तोलकापियर और नक्कीरर, ठीक है। और मदुरई किसकी राजधानी है? पांड्यों की राजधानी है, ठीक है। और बात करते हैं, इसका अर्थ बता दोगे संगम का? तमिल कवियों का संघ सम्मेलन, भाषा लिपि ब्राह्मी, तमिल भाषा ब्राह्मी लिपि, ठीक है। फिर आप और बता दोगे कि इनकी जानकारी कहाँ कहाँ मिली? ऐत्र में चेरपदा कहा गया है, इसके अलावा शोक के विलेख में, का में, उनमें जो है
इनकी खारवेल का गुम्फा अभिलेख में जानकारी मिल गई, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ कि संगम शब्द का उपयोग पहले किसने किया? अपाद ने। और तीनों संगमों की जानकारी कौन देता है? अग्गपुरुल नामक विद्वान देता है। तो ये इतना आगे अपने कर लिया और कल इसको आगे बढ़ाएंगे, कल कंप्लीट ही कर लेंगे इसको।